गुड इवनिंग दोस्तों, मैं इंदु लच क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं अपनी करंट बम की क्लास को लेकर के 15 बेहतरीन प्रश्नों के साथ। और आज के क्वेश्चंस में कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें भी हैं जो हमारा जो है जिनका रिलेशन भारत के आधुनिक काल से ही है, परंतु थोड़ा सा पीछे का हिस्सा इसमें टच करता है। और दो तीन ऐसी चीज़ें लेकर के, उत्सव से रिलेटेड चीज़ें लेकर के मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। ठीक, कल गैप था और जिसकी भरपाई मैं आज करूँगा। तो ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करिए, कनेक्ट होइए और ज़्यादा आंसर दीजिए। बढ़ते हैं हमेशा की तरह अपने एक अच्छे विचार की ओर। आज का सुविचार क्या कहता है, आप ही लोगों से रिलेटेड है। ठीक, क्या कह रहा है आज का विचार? अगर आज की पढ़ाई आपको मुश्किल लगती है, अगर आज की पढ़ाई आपको मुश्किल लगती है, पक्का मुश्किल लगती है, तो याद रखिएगा यही मेहनत कल आपके जीवन को आसान बनाएगी। ठीक, यही मेहनत कल आपके जीवन को आसान बनाएगी। देखिए कितनी बड़ी बात है। कठिन मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, ये सबको पता है, बस धैर्य रखना पड़ता है। बहुत ही सुंदर लाइनें हैं, बहुत ही सुंदर लाइनें हैं। ठीक, देखिए ये क्या कह रहा है, आज की पढ़ाई आपको मुश्किल लगती है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो इस पढ़ाई को बहुत आसानी तरीके से करते होंगे, ये बात सत्य है। पढ़ाई बहुत कठिन काम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो याद रखिए कि यही मेहनत, जो आप ये मेहनत अभी कर रहे हो, यदि सही दिशा में है तो कल आपके जीवन को ये आसान बनाएगी 100%। शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती, इसको ध्यान रखिएगा। शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी, भले वो नौकरी में चेंज ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी एजुकेशन कभी, अगर आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। कठिन मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, बिल्कुल सही बात है। बस आपको सबसे बड़ी चीज़ क्या है, धैर्य बना करके रखना होता है। ठीक, पेशेंस बहुत मायने रखता है। पेशेंस पढ़ाई में नहीं, पेशेंस जीवन में बहुत मायने रखता है। इसलिए धैर्य बहुत बड़ी चीज़ है और सबके पास होता भी नहीं है, इसको थोड़ा सा डेवलप करना पड़ता है। ठीक, तो आज का विचार था कि आज आपकी पढ़ाई आपको कठिन लग रही है, लेकिन कल ये आपका भविष्य बनाएगी। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। खड़ा आंसर दीजिएगा, ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। ठीक, महिला से रिलेटेड क्वेश्चन मैं हमेशा कहता हूँ कि हमेशा जो है आसान होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हाल ही में, आसान नहीं, इंपॉर्टेंट होगा। हाल ही में पहली पूर्ण महिला ड्रोन संचालन इकाई दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का शुभारंभ किसने किया है? ठीक, पहले तो क्वेश्चन पे आप नज़र डालिए। पहली पूर्ण महिला ड्रोन संचालन इकाई मतलब ये आपकी एक ऐसी यूनिट है, ये चार आपके ऑप्शन हैं, ITBP, CISF, VSF, NSG। ठीक, ये आपका है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ये चार हैं जिसमें आपसे ये पूछ रहा है कि पहली महिला ड्रोन संचालन इकाई मतलब उसमें अधिकारी से लेकर के कर्मचारी, उसमें अधिकारी से लेकर पूर्ण संचालन इकाई मतलब अधिकारी से लेकर कर्मचारी, ये सभी आपके अधिकारी से लेकर के कर्मचारी, ये सभी क्या होंगे, महिला होंगे। पहली चीज, किस चीज को चलाना है, ड्रोन। किस चीज को चलाना है, ड्रोन। ठीक, आजकल इसका महत्व दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जैसे पहले ये फंक्शन में प्रयोग होता था, परंतु आज खेती हुआ, सैन्य चीज़ें हुई, ठीक है, अन्य रिसर्च हुए, जासूसी करना हुआ। ठीक, इन सभी चीज़ों में हम जिसका बड़े पैमाने पे प्रयोग कर रहे हैं वो आपका कौन सा है, ड्रोन। और इस ड्रोन की एक अलग यूनिट बनाई गई है जिसका नाम है दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। क्या नाम है, दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। और इसको ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इसका शुभारंभ किसने किया है। इन चारों में से आपको राइट ऑप्शन ढूंढना है, ITBP, CISF, BSF और NSG। तो इसका राइट आंसर है बच्चों BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक, कौन सा आंसर है, BSF। BSF ने अपनी एक अलग महिला ड्रोन इकाई स्थापित की है जिसका नाम है क्या, दुर्गा। ठीक, तो ये तो रहा आंसर। अब बात करते हैं थोड़ा सा BSF के बारे में। BSF जिसके बारे में आप जानते हैं, BSF की स्थापना हुई थी 1965 में, भारत पाक युद्ध के बाद इसका गठन हुआ था। ठीक, इसका जो मुख्यालय है, ये सब आपका स्टैटिक के अंतर्गत आएगा। इसका जो मुख्यालय है वो आपका लोधी रोड
लोधी रोड आपका कहाँ पे है? नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। इसके जो हेड हैं, महानिदेशक जिसको बोलते हैं, इसके जो महानिदेशक हैं वो है दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह चौधरी इसके हेड हैं, महानिदेशक हैं। ठीक, ये 3 चीज़ नोट करिएगा। उसके बाद बीएसएफ में एक चीज़ और नोट करिएगा। वैसे इसका नाम है सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल है, परंतु ये हमारी मुख्य रूप से 2 सीमाओं की रक्षा करता है। कौन कौन सी? पहली है भारत पाक सीमा, भारत पाक सीमा यहाँ पर ये तैनात है। ठीक, और दूसरा है भारत बांग्लादेश सीमा, भारत बांग्लादेश सीमा यहाँ पर ये तैनात है। ये ध्यान रखिएगा, 2 देशों के साथ सीमा रेखा हमारी साझा होती है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, हिस्टोरिकल चीज़ें इसमें जुड़ी हैं। तो जब हमारा भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो हमें एक ऐसी सेना की आवश्यकता हुई जो हमारी बॉर्डर को जो है सिक्योर करे। और उसी समय देखिए, उसी के बाद 1971 था जिसमें बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। तो 1965 के भारत पाक युद्ध के पश्चात इसको गठन किया हमने। ठीक, और इसको हमने 2 जगह पे तैनात किया। कहाँ पर? एक तो बॉर्डर भारत पाक सीमा पर, और पहले बांग्लादेश जो है पाकिस्तान के अंतर्गत आता था, 1971 में आज़ाद हुआ। तो आप ये कह सकते हैं गठन के समय बांग्लादेश कहाँ पे था, किस में था? पाकिस्तान में। तो बेसिकली ये पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ, सिक्योरिटी के साथ बनाया गया एक बटालियन था। ठीक, इसके साथ ये भी जानते रहिएगा, पूरे विश्व में ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूरे विश्व में सबसे बड़ी जो है जैसे कह सकते हैं सीमा पुलिस या सीमा की देखरेख करने वाली सेना, सीमा की देखरेख करने वाली, विश्व में सबसे बड़ी सीमा की देखरेख करने वाली ये फौज है, करने वाली ये सेना है। ये ध्यान रखिएगा। आपका बीएसएफ पूरे वर्ल्ड में जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जो सीमाओं की सुरक्षा करती हैं, उसमें सबसे बड़ी आपकी जो फोर्स है वो आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, बीएसएफ। इसको ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीएसएफ। ठीक, खड़ाखड़ आंसर देते रहिएगा। जिन लोगों ने अभी भी हमारे लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ें, जिसपे मैं इससे रिलेटेड आपको पीडीएफ भेजता रहता हूँ। लेकिन पीडीएफ बनाइएगा, पीडीएफ से बनाइएगा तो पहले एक बार क्लास को अच्छे से समझ लीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करने के उपलक्ष्य में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 19 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है? बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि, ये ध्यान रखिए, पहले तो इस पे बात करेंगे। अच्छा, इसके नाम क्या है? किसान उत्सव, किसान भाई, किसान दिवस, इनमें से कोई नहीं। ठीक, इनमें से कौन सा ये आपका राइट आंसर होगा? किसान उत्सव, किसान भाई, किसान दिवस, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम आपको बात करेंगे कि ये कौन सी योजना है। ये है आपकी पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना। तो इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। देखिए, अब ये स्टैटिक का पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक, इसको हमने स्टार्ट किया था 2019 में, मोदी जी ने ही स्टार्ट किया था। और इस योजना में क्या है? इस योजना में किसानों को, इस योजना में 2019 में प्रारंभ हुआ। इस योजना में किसानों को 500 रुपये प्रतिमाह, 500 रुपये प्रतिमाह, 500 रुपये मतलब 6,000 रुपये सालाना, और 3-3 हज़ार करके 6,000 हुआ। तो ओवरऑल ये 500 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जाता है, प्रतिमाह प्रदान किया जाता है। ठीक, और इसे ही कहा जाता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कहा जाता है। और इस योजना में किसानों को जो है 500 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है। तो इसका जो वितरण है, इसकी जो किस्त जारी हो रही है इस वर्ष कब हो रही है? 19 नवंबर को। कब हो रही है? 19 नवंबर को। तो प्रश्न ये पूछा है कि आपका इनमें से किसमें इस दिवस को, कौन सा दिवस हम लोग मनाने जा रहे हैं? तो इसका राइट आंसर है इसमें किसान उत्सव, किसान भाई, किसान दिवस, इनमें से कोई नहीं, किसान उत्सव।
इसको एक उत्सव के रूप में हम मनाने जा रहे हैं और इसी दिन रिलीज किए जाएंगे। सीधे किसानों के खातों में जो है पैसे जाते हैं, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। और इस दिन इस बार जो है 19 नवंबर को डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जिसको हम लोग किसान उत्सव के नाम से मनाने जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 किसान उत्सव। ठीक, ने 1984 किस राज्य सरकार ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी देने की नीति को मंजूरी दी है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, एक हमने बताया ना इतिहास से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जिसको आज मैं डिस्कस करूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले टारगेट करेंगे 1984 का सिख विरोधी दंगा। ठीक, हमारे इतिहास का एक काला अध्याय है। हुआ क्या था? जून 1984 में पंजाब में अलग खालिस्तान की मांग करते हुए आंदोलन चल रहा था और इस आंदोलन का जो नेतृत्व था उस समय जो है एक जर्नैल सिंह भिंडरावाले नाम के व्यक्ति के हाथों में था। जर्नैल सिंह, आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये जर्नैल सिंह जो है अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में जो है जा करके अपना ऑफिस, अपना मुख्यालय, अपना शस्त्रागार बनाया था, जिसके विरोध में उस समय की इंदिरा जी की सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। ठीक, और जिसमें जर्नैल सिंह जो है वो आपका मारा गया था। इस घटना की निंदा पूरे विश्व में हुई थी। पूरे विश्व का सिख समुदाय जो है इंदिरा जी के विरोध में आ गया था। ठीक, पूरे जगह पर इंदिरा जी के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे। ठीक, उस समय जो पंजाब आप ध्यान रखिएगा, लगभग सन 2000 तक आप कह सकते हैं, 1995 तक तो 100% है, 2000 तक आप कह सकते हैं पंजाब जो है वो जो है आतंकवाद की आग से जलता रहा था। ठीक, बहुत बड़े पैमाने पे वहाँ पे आतंकवाद था जिसको धीरे धीरे समाप्त किया गया। 1984 में यह घटना जब हुई, जून 1984 में, इसके ठीक बाद 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा जी की गोली मारकर 2 सिख अंगरक्षकों ने गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनके अंगरक्षकों के 2 सिख अंगरक्षक थे, सिख अंगरक्षकों के द्वारा ठीक गोली मार करके हत्या कर दी गई। ये जब घटना हुई तो पूरे देश में सिखों के खिलाफ भीषण दंगे हुए। पूरे देश में सिखों के खिलाफ जो है भीषण दंगे हुए। सिख लोगों के खिलाफ भीषण दंगे हुए। ठीक, और यही घटना कहलाती है 1984 का सिख दंगा। 1984 का सिख दंगा कहलाती है। ठीक, इस दंगे में दिल्ली में लगभग 3 से 5,000, 3,000 आप कह सकते हैं, दिल्ली में 3,000 और पूरे देश में लगभग 40 शहरों में दिल्ली में 30,000 और बाकी पूरे भारत में 40 शहरों में 17 से 20,000 सिख मारे गए थे। ठीक, 20,000 सिख मारे गए थे। ठीक, और ये घटना पूरे देश में सिख विरोधी दंगों के नाम से जानी जाती है। पूरे इंडिया में सिखों के खिलाफ एक जो है नफरत की भावना फैल गई थी। इसके बाद धीरे धीरे परिस्थितियां समान हुई। परिस्थितियां जो है धीरे धीरे थोड़ा सा जो है लोगों के घावों पे मरहम लगा, लेकिन लगभग 50,000 सिख विस्थापित हो गए। कितने हजार? 50,000 सिख विस्थापित हो गए। और मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे और एक बात, पॉइंट की बात, ये एक सामाजिक मुद्दा भी है जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। 1947 ईस्वी में जब भारत पाक विभाजन हुआ था तो इसमें जो है बड़ी संख्या में सिख लोग विस्थापित हुए थे। बड़ी संख्या में सिखों का विस्थापन हुआ था।
बड़ी संख्या में सिखों का विस्थापन हुआ था। तो आप कह सकते हैं 1947 भारत पाक विभाजन और 1984 सिख विरोधी दंगा, ये सिख समुदाय को काफ़ी पीछे तक ले गया। इसके बाद दिल्ली में सरकारें चेंज हुई, अलग अलग सरकारों ने अलग अलग तरीके से इनको जो है सुविधा देना शुरू किया। बहुत सारे लोगों को वहाँ पर आवास भी मिले हैं जो इस सिख विरोधी दंगों में जिनके लोग मारे गए थे। इसके बाद अब वर्तमान समय में एक नई चीज़ होने वाली है। हाँ, मैं इस सिख विरोधी दंगे के बारे में बताना चाहूँगा। ये सिख विरोधी दंगे के जांच करने के लिए जो समिति बनी थी उसका नाम है आहूजा समिति, ये ध्यान रखिएगा। और ये इस बार किसी न किसी एग्जाम में ये दंगा आएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ होने जा रही है। इस दंगे से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें आएंगी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसकी जांच करने वाली कमेटी जो थी आहूजा समिति थी, जिसने उस समय कांग्रेस के बड़े नेता सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर को क्या माना था, दोषी माना था, जिसमें से सज्जन कुमार जी 10 वर्ष की सजा भुगत रहे हैं। ठीक, तो ये पूरी स्टोरी थी जो मैंने आपको सिख विरोधी दंगों के बारे में बताई थी। ठीक है, ये हमारे इतिहास का एक काला अध्याय भी माना जाता है। अब इस पे बात करते हैं कि अनुकंपा के आधार पर पीड़ितों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर शासन चाहेगा तो सरकारी नौकरी मिल जाएगी। और ये आपका काम करने जा रही है कौन सी सरकार? ये आपकी दिल्ली की रेखा गुप्ता जी की सरकार ये काम करने जा रही है। तो 1984 के सिख दंगों में मारे गए परिवारों के लिए एक मलहम का काम करेगी ये नौकरी, और इससे जो है सिख समुदाय की थोड़ा पीड़ा क्या होगी, कम होगी। तो आप कह सकते हैं कि एक अच्छा प्रयास है दिल्ली सरकार के द्वारा। और रेखा जी, मैं हमेशा कहता हूँ, रेखा जी जब से आई हैं तब से दिल्ली में कुछ नई नई चीज़ें हो रही हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खटाखट आंसर देते रहिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा जो है लाइक करिए। देखिए बढ़िया क्वेश्चन। तीसरा, भारतीय सैन्य धरोहर महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद आयोजित हो चुका है। ठीक, नई दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, इनमें से कोई नहीं है, 2 दिन पहले की घटना है। ठीक, तो मैं आपको बताना चाहूँगा 14 से 15 नवंबर के बीच में ये आपका सैन्य धरोहर महोत्सव आयोजित किया गया था। और नाम से स्पष्ट है कि आपका ये किससे रिलेटेड होगा? सेना से। ठीक, धरोहर मतलब सेना की उपलब्धियां इसमें दिखाई जाएंगी और दिखाई गई हैं। ठीक, इसके साथ ही सेना की भविष्य की रणनीति पर भी पर्दा जो है प्रकाश डाला जाएगा। सेना की भविष्य की रणनीति पर भी इस पे डिस्कशन हुआ। ठीक, अपनी सेना को भारतीय सेना को आधुनिक बनाने के लिए क्या प्रयास किया जाएगा, इस पे डिस्कशन हुआ था। ठीक, तो आपकी सैन्य धरोहर मतलब सेना की विरासत को प्रदर्शित करने के लिए हम जो है नई दिल्ली में 14 से 15 नवंबर के बीच हम लोगों ने सैन्य धरोहर महोत्सव का आयोजन किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खटाखट आंसर देते रहिएगा क्लास में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है क्वेश्चन? इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने किस देश की कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ मिलकर यहां के औद्योगिक शहरों में प्राकृतिक गैस नेटवर्क विकसित करने का समझौता किया है? ठीक, सऊदी अरब, अमेरिका, जापान, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो देखिए ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्या है, क्यों उपलब्धि है? क्योंकि ये ऐसा करने वाली देश की पहली कंपनी है, देश की ये प्रथम कंपनी है जो ऐसा करने जा रही है। ठीक, कि विदेशों में किसी जो है बड़े शहरों में जो है ये सप्लाई करने जा रही है। ठीक, इसके बारे में हम थोड़ा बताना चाहेंगे आपको। अब ये स्टैटिक का पोर्शन स्टार्ट होगा। इसकी स्थापना वर्ष 1998 में हुई थी। ठीक, ये मुख्य रूप से दिल्ली की जो है एक गैस वितरण कंपनी है। दिल्ली की गैस वितरण कंपनी है जो
घरेलू गैस जिसे आप लोग कहते हैं रसोई गैस, और सीएनजी का वितरण करती है। तो आप ये कह सकते हैं कि दिल्ली में जो गैस की सप्लाई है वो किसके द्वारा हो रही है, वो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के द्वारा हो रही है। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि ये कोई अलग कंपनी नहीं है, ये अलग कंपनी नहीं है, ये संयुक्त रूप से गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और दिल्ली सरकार की संयुक्त कंपनी है। ये तीनों की संयुक्त कंपनी है। ये है, बस नाम चेंज कर दिया गया है और स्थापना अलग से कर दी गई है 1998 से, और इसका नाम क्या है, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। तो ये बड़ी अचीवमेंट है जो आपके इन चारों में से किसी एक देश में जो है औद्योगिक शहरों में प्राकृतिक गैस नेटवर्क को प्रारंभ करने जा रही है और नेचुरल गैस की सप्लाई करेगी। और वो देश आपका कौन सा है, सऊदी अरब। सऊदी अरब में जो है बड़े शहरों में ये गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम करने जा रही है। ये इसके लिए बड़ी अचीवमेंट है। ठीक, थोड़ा सा लाइट की कमी की वजह से जो है आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आज लाइट का इशू है तो मैं क्लास बना रहा हूँ, तो उसके लिए आप थोड़ा सा इन चीज़ों को इग्नोर करिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, खटाखट आंसर देते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाल ही में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया गया है, 12 नवंबर, 14 नवंबर, 13 नवंबर और इनमें से कोई नहीं। ठीक, विश्व मधुमेह दिवस, पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मधुमेह दिवस मनाया जाता है किसके जन्मदिन पर, ये इंसुलिन के खोजकर्ता फ्रेडरिक बैटिंग का जन्म दिवस है, जिन्होंने किसकी खोज की थी, इंसुलिन की। इंसुलिन क्या है, मैंने अपनी साइंस की क्लास में इसके बारे में खूब डिस्कस किया है, एक बार मैं यहाँ बताना चाहूँगा। इंसुलिन आपके रक्त में उपस्थित शर्करा को, शर्करा को या कहिए ग्लूकोज को जो है ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देती है। मतलब इसकी अगर ठीक ठाक मात्रा आपके इंसुलिन की शरीर में सिक्रीट होते रहे तो ये आपका इंसुलिन अतिरिक्त ग्लूकोज को बदल करके ग्लाइकोजन में बदल देता है, और ये ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में संचित रहती है, और जब हमें ज़रूरत होती है तो यह ग्लाइकोजन टूट करके किसमें बन जाती है, ग्लूकोज को, जिसको हमारे शरीर में ऊर्जा हमको मिल जाती है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। ये इंसुलिन आपकी अग्नाशय से निकलती है। किससे निकलती है, अग्नाशय से निकलती है, और इसकी कमी अगर होगी तो जाहिर सी बात है ग्लूकोज का अपघटन नहीं होगा, ग्लूकोज का परिवर्तन नहीं होगा, और ग्लूकोज का परिवर्तन नहीं होगा तो ये ग्लूकोज हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा रक्त में बढ़ जाएगी, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाने की बीमारी को हम लोग मधुमेह कहते हैं, और हम लोग इसको डायबिटीज़ भी कहते हैं। ठीक, ये था आपका इस दिवस को मनाने का कारण। इंसुलिन के बारे में मैंने आपको स्पष्टीकरण दिया। अब आते हैं राइट आंसर पे, खटाखट आंसर देते रहिएगा। 12 नवंबर, 14 नवंबर, 13 नवंबर, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जिस दिन विश्व मधुमेह दिवस मनाते हैं वो आपका कौन सा नवंबर है, 14 नवंबर। और 14 नवंबर को ही आप सभी को पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जन्म जयंती है, जिसको हम लोग किस नाम से मनाते हैं, बाल दिवस। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 14 नवंबर। ठीक, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा। भारत को सबसे ज़्यादा मरीज हैं आपके भारत में मधुमेह के, इसलिए भारत को मधुमेह कैपिटल ऑफ डायबिटीज़, मधुमेह की राजधानी कहा जाता है। क्यों यहाँ पर मधुमेह के सबसे ज़्यादा पेशेंट हैं, कई कारण हैं।
सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण है आपका यहाँ पर मीठी चीज़ों का सेवन ज़्यादा होना, 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 ठीक, जिसमें आप लोग को स्वीट चीनी से लेकर के आपका चाहे मिठाई हो या आपका लोकप्रिय खाद्य पदार्थ चावल हो, ठीक, आलू भी है जिससे भी शिकायत होती है, ठीक। तो भारत में जो खान पान का तरीका है और उसके अकॉर्डिंग जो उसकी लोगों की लाइफ स्टाइल है वो इस बीमारी के बढ़ने के लिए मुख्य रूप से रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए ही भारत को मधुमेह की राजधानी कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 14 नवंबर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, खटाखट आंसर देते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ शुरू हुआ है? ठीक, नई दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद, इनमें से कोई नहीं, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की बात आएगी कभी भी, ठीक, इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, तो आप हमेशा आंख बंद करके एक ही जगह का नाम लीजिएगा जिसको मैं बताने जा रहा हूं। अगर आपसे कोई ये कहे कि भारत में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा आकर्षक मेला कौन है, मुझे भी ये मेला लगा है, मैं कई बार गया हूँ, ठीक, तो आपको कौन सा मेला है, वो आपका है भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। और इस मेले की खासियत क्या है? देश के विदेश के, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करूंगा। देश के सभी राज्यों का अलग अलग पंडाल बनता है। देश के सभी राज्यों, ठीक, सभी प्रमुख उत्पादों का प्रदर्शन किया जाता है। इसके साथ साथ विदेशों के भी प्रमुख उत्पादों का प्रदर्शन इसमें किया जाता है। बहुत ही आकर्षक ट्रेड फेयर है, ठीक है। 14 नवंबर से स्टार्ट हुआ है, आपका 27 नवंबर तक चलेगा। 14 नवंबर से चल रहा है, आपका कहाँ तक चलेगा? 27 नवंबर तक चलेगा, बहुत दिन है, ठीक। और ये आयोजित किया गया है, अब मैं आऊँगा राइट आंसर पे। ये प्लेस है आपका कौन सा? नई दिल्ली में 14 नवंबर से लेकर के 27 नवंबर तक। प्लेस कौन सा है? प्रगति मैदान जिसे पहले कहते थे, अब इसका नाम बदलकर क्या हो गया? भारत मंडपम, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई बहुत बड़ी प्रदर्शनी होगी, बहुत बड़ा मेला होगा, तो दिल्ली में एक ही प्लेस है जहाँ पर ये चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं। और ये पहले जिस नाम से जाना जाता था उसे प्रगति मैदान, और अब इसको हम लोग कहते हैं आपका भारत मंडपम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। खटाखट आंसर देते रहिएगा। भारतीय वायुसेना किस देश के साथ गरुड़ 2025 अभ्यास प्रारंभ करेगी? ठीक, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान, इन चारों में से आपको ये बताना है कि कौन सा युद्धाभ्यास आपका? गरुड़ 2025। और ये आपका अभ्यास किस देश के साथ हो रहा है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये युद्धाभ्यास 16 नवंबर से स्टार्ट हुआ है, और ये आपका कहाँ तक चलेगा? 27 नवंबर तक, ठीक, 27 नवंबर तक, ठीक। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखिएगा, ये वायुसेना का अभ्यास है। किसका अभ्यास है? वायुसेना का अभ्यास है। और इस वायुसेना के अभ्यास में भारत और फ्रांस, इस वायुसेना के अभ्यास में भारत एवं फ्रांस की वायुसेना जो है मिलकर अभ्यास करेगी। और ये आयोजित कहाँ हो रहा है? आपका फ्रांस में। ये भी ध्यान रखिएगा, कहाँ पर आयोजित हो रहा है फ्रांस में।
मैंने कई बार बताया है, एक दूसरे देशों की कमियों को परखने के लिए, एक दूसरे देशों की अच्छाइयों को परखने के लिए हम लोग साथ में मिलकर के युद्धाभ्यास करते हैं। और ये युद्धाभ्यास गरुड़ 2025 हम किस देश के साथ कर रहे हैं? फ्रांस के साथ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। ठीक, खड़ाखड़ आंसर देते रहिएगा, सही या गलत उससे हमें विशेष मतलब नहीं है। आपका आंसर जो है वो आपको मायने नहीं रखता सही या गलत, लेकिन आपको अगर एक बार गलत देंगे तब भी आपका वो क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। रटने का प्रयास मत करिएगा दोस्तों, समझ के आप रटिएगा, तभी आपको लंबे समय तक ये रहेगा। ये देखिए, विश्व का पहला, देखिए क्वेश्चन में आ गया, हाल ही में विश्व का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किसने प्रारंभ करने की घोषणा की है? ये क्या है भैया? ये ध्यान रखिएगा, मैंने बताया था कि जब भी पहला वर्ड आए, जब भी पहला वर्ड आए तो ये समझ जाइएगा कि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ग्रीन फ्यूल लेवी, पहले इसके बारे में बात होगी। ऑप्शन क्या है? इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, जापान। तो ये आपका एक प्रकार का सब टैक्स है, जिसको आप लोग हिंदी में कह सकते हैं उपकर। ठीक, किस पर लगाया जा रहा है ये ध्यान रखना, हवाई यात्रा पे, हवाई यात्रा पर ये लगाया जा रहा है, अतिरिक्त कर है। नाम क्या है? ग्रीन फ्यूल, हरित, हरित ऊर्जा, हरित ईंधन, फ्यूल का ईंधन, हरित ईंधन। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब ध्यान से सुनिएगा। हमारे यहाँ ईंधनों से आप पेट्रोल जलाते हो, डीजल जलाते हो, कोयला जलाते हो, ईंधन से सबसे ज़्यादा उत्सर्जन होता है किसका? कार्बन का उत्सर्जन। और हमने कई बार अपनी करंट अफेयर्स की क्लास में हमने बताया है कि दो गैसें बहुत नुकसानदेह होती हैं। ये जीवों के लिए नुकसानदेह है, ठीक है, मनुष्य के लिए, और ये आपकी किसके लिए नुकसानदेह है? वायुमंडल। ठीक, ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसको मैंने बताया है। ठीक है, मैंने बताया है आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, तो उससे रिलेटेड है आपका। अब इन दोनों की उत्पत्ति होती है किसके जलने से? कार्बन के जलने से। ठीक, तब इस कार्बन के उत्सर्जन को कम करने के लिए, कार्बन के उत्सर्जन को कम करने के लिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा एवं अन्य हरित विकल्पों। हरित मतलब, जब वर्ड मतलब हरा नहीं होता है, ग्रीन मतलब होता है प्रदूषण रहित, कार्बन प्रदूषण रहित, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक, तो इसको बढ़ावा देने के लिए हम जो है एक प्रकार का टैक्स थोपने जा रहे हैं, जिसका प्रयोग हम पर्यावरण संरक्षण के लिए करेंगे। ठीक, और इससे लोगों को कार्बन के उत्सर्जन में कमी लाने में भी थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। और ये पूरा विश्व में पहली बार हो रहा है। और इस चीज़ को प्रारंभ करने वाला देश आपका कौन सा है? इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, खटाखट आंसर देते रहिएगा। जिसमें भी पहला लगे रहे वो हमेशा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। वर्ष 2026 FIH हॉकी विश्व कप का मेजबान देश कौन सा है? नीदरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, ए एंड बी दोनों। ठीक, FIH मतलब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। ठीक, इंटरनेशनल, पहले क्वेश्चन को ध्यान दिया करिए, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, ये ध्यान रखिएगा। अब ये आपका विश्व कप, हॉकी का विश्व कप आयोजित करने जा रहा है, हॉकी का विश्व कप आयोजित करने जा रहा है किस वर्ष? 2026 में। अभी कब हुआ? अभी तो जल्दी हुआ था भाई, 2023 में। कहाँ पर हुआ था भैया? भारत में हुआ था। ठीक, कौन जीता था? विजेता कौन था? जर्मनी था। ये सब स्टडी के पार्ट है, ध्यान रखिएगा। अब ये 2026 में ये आयोजित होगा कहाँ पर? इसका आंसर आप लोग दीजिए, मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। प्रथम विश्व कप हॉकी आपकी वर्ष 1971 में आयोजित की गई थी। प्रथम महिला विश्व कप हॉकी ऑर्गेनाइज की गई थी 1974 में। ठीक, सबसे अधिक बार, अब देखिए सब स्टैटिक का पोर्शन है, सबसे अधिक बार
विश्व सबसे अधिक बार, इसको मैं मिटाऊंगा, मैं ऊपर आऊंगा। सबसे अधिक बार अगर आपसे कोई ये पूछे, सबसे अधिक बार विश्व कप हॉकी किसने जीती है, विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता किसने जीती है, तो वो है पाकिस्तान आपका। पाकिस्तान कितनी बार जीता है, 4 बार जीता है। जब प्रथम बार 1971 में आयोजित हुआ था, जब प्रथम बार 1971 में विश्व कप आयोजित हुआ था, तो इस विश्व कप का विजेता भी आपका कौन सा है, विश्व कप विजेता आपका कौन सा है, 1971 विश्व कप विजेता भी आपका कौन सा है, कौन सा देश, पाकिस्तान। ठीक, भारत कितनी बार जीता है, इस पर बात करेंगे। भारत 1 बार जीता है भैया, भारत 1 बार जीता है। ठीक, वर्ष कौन सा है, 1975। ठीक, तो भारत अभी तक हॉकी का विश्व कप, ओलंपिक में तो हमने 8 स्वर्ण पदक मारे हैं, लेकिन विश्व कप हॉकी हमने अभी 1 ही बार जीती है। वर्ष 2023 में भी आयोजित हुई थी इंडिया में, लेकिन अब 2026 में कहाँ आयोजित हो रही, अब इस पे बात करेंगे। तो अब जो है वो आपका नीदरलैंड बेल्जियम दोनों मिल करके 2026 में विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता को ऑर्गेनाइज करेंगे। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम और ब्रुसेल्स, दोनों ये बड़े शहर होंगे जो इस हॉकी प्रतियोगिता का मेजबानी करेंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। नीदरलैंड और बेल्जियम में 2026 में जो है विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ठीक, करंट बम के अगले बम की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने, केंद्रीय पर्यटन मंत्री, ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट, 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन कहाँ किया है, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा। इन चारों में से किस प्लेस में जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन हुआ है। ठीक, अब आपको ये बता दूं कि ये पर्यटन से जुड़ा हुआ, ये आपका पर्यटन से जुड़ा हुआ ये महोत्सव है, जिसमें देश विदेश से लोग आते हैं, उद्देश्य क्या है, देश विदेश से लोग आते हैं, उद्देश्य क्या है, पर्यटन को बढ़ावा देना, उद्देश्य क्या है, पर्यटन को बढ़ावा देना। ठीक, आयोजित कब हुआ है, 13 से 16 नवंबर के बीच ये आयोजित हुआ था। ठीक, अब आपको ये बताना है कि ये प्लेस कौन सा है, तो सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, तो ये आयोजित हुआ था आपका कहाँ पर, सिक्किम में। और सिक्किम की राजधानी आपकी गंगटोक में ये आयोजन किया गया था 13 से 16 नवंबर, जिसका उद्घाटन जो है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, खटाखट आंसर देते रहिएगा। ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। बढ़िया क्वेश्चन। हाल ही में देश में मुधन्यूमा एयरबेस कहाँ प्रारंभ हुआ है। ठीक, नाम बहुत अजीब है, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। इन चारों में से आपको ये बताना है कि मुधन्यूमा एयरबेस कहाँ प्रारंभ हुआ है। ठीक, तो इस एयरबेस के बारे में बताना चाहूँगा कि ये चौथा एयरबेस है, ये आपका चौथा एयरबेस है जहाँ का है ये। ठीक, अब मैं आपको और हिंट दे रहा हूँ, ये भारत एवं चीन के बीच, ये ऐसा नहीं कह सकते इसको, ये किसके लिए हम लोग, चीन से सुरक्षा के मद्देनज़र ये एयरबेस हम बना रहे हैं। तो देखिए आपका अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अभी भी आपको पॉइंट नहीं मिला होगा। चलिए आपको मैं बताता हूँ, ये आपका आप कह सकते हैं LAC के नज़दीक है। LAC क्या है भैया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक, ये उसके समीप स्थित है। और इसको ध्यान रखिएगा, ये LAC जो है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, वो आपकी गलवान घाटी
के नज़दीक है। और ये गलवान घाटी आपकी कहाँ पे है? अब मैं आपको आंसर दे दे रहा हूँ, कौन सा? लद्दाख। तो ये चौथा एयरबेस है लद्दाख का, जहाँ से हम चीन से अपनी सुरक्षा को मजबूत करेंगे। LAC के बारे में मैं आपको 2-3 लाइनें बताना चाहूँगा, बस 2 मिनट में। आपको एक छोटा सा मैप आपको बना के दिखाना चाहूँगा। ये अपने देश का आप एक छोटा सा मैप ये है, ठीक। इसमें देखिए 2 आपके जो है हिस्से हैं, और इस थोड़ा सा हमारा पतला बन गया है, लेकिन आप मैं जो दिखाना चाहता हूँ उसको मैं अच्छे से दिखाऊंगा, ठीक। ये देखिए, ये आपका जो ये एरिया है, ये आपका पाकिस्तान के कब्जे में है। ये आपका किसके कब्जे में है? पाकिस्तान के कब्जे में। और ये एरिया जिसे हम कहते हैं अक्साई चीन, इसे कहते हैं अक्साई चीन, जो आपका जो है चाइना के नियंत्रण में है। और ये लाइन जो आपको दिख रही है, ये लाइन जो आपकी दिख रही है, ये ही आपकी LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक। तो हमारा चीन के साथ भी सीमा विवाद है, बहुत लंबा सीमा विवाद है, ठीक। इसीलिए हम चीन के खिलाफ अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए हम अपना एक बढ़िया सेंटर बना रहे हैं, कौन सा? लद्दाख को। और लद्दाख में हमने चौथा एयरबेस बनाया है, जिसका नाम है मुद्नयूमा एयरबेस, जहाँ से हम अपने हवाई जहाज़ों के द्वारा अपनी सुरक्षा को मजबूत कर सकेंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा आयोजित CII साझेदारी शिखर सम्मेलन 2025 के 30वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया है? भारतीय उद्योग परिसंघ, ठीक, भारतीय उद्योग परिसंघ, भारतीय उद्योग परिसंघ, जिसको हम लोग कहते हैं CII, इसका फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ये है इसका फुल फॉर्म, ठीक। अब देखिएगा, भारत के उद्योगों का संघ, भारत के उद्योगों का संघ, ठीक। इसका मतलब है भारत के उद्योग जगत, भारत के उद्योग जगत का ये संगठन है, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, इसकी स्थापना 1895 ईस्वी में हुई थी, स्थापना 1895 ईस्वी में हुई थी। चंद्रजीत बनर्जी, ये सब स्टैटिक का पोर्शन है। चंद्रजीत बनर्जी इसके अध्यक्ष हैं, ठीक। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। ये रहा CII से जुड़ी हुई बातें। अब देखिए, ये क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक। ये जो सम्मेलन है भारतीय उद्योग जगत से रिलेटेड है, भारतीय उद्योग जगत की सभी बड़ी हस्तियाँ, उसके बाद विदेशों के उद्योग जगत की बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ इस सम्मेलन में भाग लेती हैं, और ये प्रतिवर्ष आपका आयोजित होता है। और इस सम्मेलन जो इस वर्ष हुआ है वो आपका कहाँ आयोजित हुआ है? विशाखापत्तनम में। कहाँ पर? विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। और ये भारतीय उद्योग जगत का महत्वपूर्ण सम्मेलन माना जाता है, जिससे भारतीय उद्योग जगत की कई सारी नीतियाँ इस सम्मेलन से प्रभावित होती हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विशाखापत्तनम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, खड़ा कर आंसर देते रहिएगा। लो, ये भी आ गए, जेफ बेजोस भी आ गए, आना ही था अंतरिक्ष में। जिसका व्यापार जमीन में इतना बढ़ जाए कि उसके आगे बढ़ने के चांसेस ना हो, तो वह व्यक्ति कहाँ जाता है? ये मेरे अपने शब्द हैं, मेरे अपने विचार हैं कि वो किधर जा रहा है। आप देख लीजिए, गूगल को देख लीजिए, SpaceX को देख लीजिए। अब आ गए जेफ बेजोस, अमेजॉन के मालिक की कंपनी ब्लू ओरिजिन के न्यू ग्लेन रॉकेट द्वारा लॉन्च किए गए नासा के मंगल मिशन का नाम क्या है? कंपनी किसकी है भैया? जेफ बेजोस, जिसको आप लोग जानते होंगे अमेजॉन, ठीक। के ब्लू ओरिजिन इनकी कंपनी है आपकी, ब्लू ओरिजिन उसका रॉकेट है भैया, न्यू ग्लेन रॉकेट है, ठीक, के द्वारा लॉन्च किए गए नासा के मंगल मिशन। हमने एक मिशन लॉन्च किया है, किसने? हमने नहीं, नासा ने, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी। किस ग्रह के लिए? मंगल के लिए। उसका नाम पूछा है एस्केपेड, निशार, उपरोक्त दोनों नहीं, दोनों हैं, ठीक, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं।
तो पहले मैं इस मिशन के बारे में बताना चाहूँगा। ये इस मिशन में हमने जुड़वा उपग्रह भेजे हैं, हमने जुड़वा उपग्रह भेजे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जुड़वा उपग्रह भेजे हैं। ठीक, ये मंगल ग्रह के लिए नहीं जा रहे हैं, ये मंगल ग्रह के वायुमंडल पर अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। वायुमंडल पर अध्ययन, वायुमंडल का अध्ययन, ऐसे नहीं पर नहीं, वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। अब इसका कारण क्या है? ये जाएंगे तो मंगल ग्रह पर एक ही लाइन ध्यान रखिएगा क्या करने गए हैं। मंगल ग्रह पर चुंबकीय, इसको मैं अभी समझाऊंगा, परेशान मत होइएगा। चुंबकीय विकिरण का, मंगल ग्रह पर चुंबकीय विकिरण का वायुमंडल पर प्रभाव का अध्ययन करने ये निकले हैं। ये तो हुआ आपका लिखने के लिए मैटर। अब मैं आपको समझाना चाहूँगा, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको करंट अफेयर्स में मैं लाया हूँगा, मंगल ग्रह से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका उद्देश्य क्या है। मंगल ग्रह पे हम सर्वाधिक रिसर्च करते हैं, क्योंकि मैंने बताया है कंडीशन पृथ्वी और मंगल ग्रह की आपकी समतुल्य हैं, तो उसके लिए हम ये सोचते हैं कि हमारा अगर कहीं पॉसिबिलिटी है जीवन की तो किस पे है? मंगल ग्रह पे। लेकिन इस मंगल ग्रह पर हमें जल चाहिए और एक वायुमंडल चाहिए ऑक्सीजन की उपस्थिति वाला, तभी वहाँ पर मानव जाति सर्वाइव कर सकती है। इस जल और इस वायुमंडल में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति का एक बड़ा कारण प्रकाश में आया है। वो आपका कौन सा रेडिएशन है? चुंबकीय विकिरण है। वो आपका कौन सा रेडिएशन है? चुंबकीय विकिरण। जैसे हमारी पृथ्वी के पास कोर में जो है आपके खींचने की क्षमता है, उसी प्रकार मंगल ग्रह पर भी है। तो वहाँ का जो चुंबकीय विकिरण है, ठीक है, मैग्नेटिक रेडिएशन जो है, वो वहाँ के वायुमंडल की परतों को नष्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमारे मनवांछित गैसें और जल बन नहीं पा रहे हैं। तो ये बड़ा रिसर्च होगा। इस रिसर्च को करने से हमको ये पता लगेगा कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें चुंबकीय विकिरण किसको नष्ट करता है? वायुमंडल को। तो इसको अगर हम जान गए तो हम लोग इसका वायुमंडल का निर्माण करने में हमें मदद मिलेगी। ओवरऑल इसका समरी ये है। ठीक, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, जो हमें समझ में ही नहीं आते हैं और सीधे रट्टा मारते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जिसको आप न समझ सकें। बढ़ते हैं आज के करंट बम के लास्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, 2025 का जमनालाल बजाज पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? हसमुख, बाबूभाई पटेल, अनूप शाह, अमिताभ कांत, इनमें से कोई नहीं। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, यह पुरस्कार 4 श्रेणी में दिया जाता है। 4 श्रेणी में। पहला आपका कौन सा है? रचनात्मक श्रेणी में, रचनात्मक श्रेणी में। दूसरा महिला एवं बाल विकास, महिला एवं बाल विकास। ठीक, तीसरा विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के लिए। चौथा अंतर्राष्ट्रीय जमनालाल बजाज पुरस्कार। ठीक, ये 4 श्रेणी में प्रदान किया जाता है और प्रत्येक श्रेणी में 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक, तो रचनात्मक श्रेणी का ये बात हो रही है। किस श्रेणी में? रचनात्मक श्रेणी। और ये रचनात्मक श्रेणी ऐसी हो जिसमें गांधी जी के आदर्शों को, ये भी ध्यान रखिएगा, गांधी जी के आदर्शों को आगे बढ़ाया गया हो, गांधी जी के आदर्शों को आगे बढ़ाया गया हो, आगे बढ़ाया गया हो। ठीक, अब आते हैं आंसर पे। तो ये पुरस्कार मिला है गुजरात के पूर्व सांसद हसमुख बाबूभाई पटेल को। ठीक, इस वर्ष 2025 का जमनालाल बजाज पुरस्कार रचनात्मक श्रेणी में प्रदान किया गया है। ठीक, ये अहमदाबाद से सांसद थे और इनको जो है गांधीवादी विचारों को आगे बढ़ाने के लिए, गांधीवादी विचारों को पूरे विश्व में प्रसारित करने के लिए अपनी रचनात्मक क्षमता से, तो उनको इस श्रेणी में पुरस्कार मिला है। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे जरूर शेयर करिएगा। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।